आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 प्राकृतिक संसाधन। इसका पार्ट 1 जो है वो पहले बन गया था और पार्ट 2 में देखेंगे हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, प्रबंधन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट करना। प्राकृतिक संसाधन जो है वो किस प्रकार से हमारे काम आते हैं, किस प्रकार से काम आते हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें रखना चाहिए। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। मतलब जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि अपना जीवन चलाने के लिए अब व्यापार करता है मनुष्य, और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का मतलब है उनका उपयोग करना। आदि मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था। आदि मानव जो पहले के पूर्वज थे वो वनस्पति यानी पेड़ पौधों से ही अपना जीवन यापन करते थे, उन्हीं से ही वो सब कुछ बनाते थे। खाना भी वहीं से आता था और लकड़ी वगैरह भी वहीं से मिलती थी। खाना पकाते थे तो लकड़ियों से पकाते थे। कहने का मतलब है पूरा काम वनस्पति से होता था। उस समय जनसंख्या का घनत्व कम था, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी तथा प्रौद्योगिकी का स्तर नीचे था। मतलब उस टाइम जो है लोगों की संख्या भी कम थी और आवश्यकताएं भी कम थी, क्योंकि इतना विकास नहीं हो पाया था। और ये जो उद्योग वगैरह हैं, उद्योग धंधे या फिर आप कहते हो कि आजकल जो है ऑनलाइन जो काम चल रहे हैं, ये सब पहले के ज़माने में कुछ नहीं थे। उस समय संरक्षण की समस्या नहीं थी। कालांतर में मनुष्य ने संसाधनों के दोहन की प्रौद्योगिकी में विकास किया। कालांतर का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे जो है मनुष्य ने संसाधनों का उपयोग करना अधिक कर दिया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जन संसाधनों के अतिरिक्त उत्पादन के संसाधनों का भी दोहन करने लगा। कहने का मतलब है कि उत्पादन के लिए जो संसाधन थे उनको भी मनुष्य जो है काम में लेने लगा। खुद का काम तो करता ही था, बाकी उत्पादन भी करने लगा। तो देखिए आगे, जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है। साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा इन्हें उपयोग करने की मनुष्य की क्षमता भी बढ़ रही है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास हो रहा है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, उपयोग करने की दर बढ़ रही है कि हम जो है अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इस दर में क्या आएगी? बढ़ोतरी होगी। अतः इस ओर ने यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि कहीं ये संसाधन शीघ्र समाप्त होकर और पूरी मानवता जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह न लगा रहे। आज की तारीख में इतने ज़्यादा उपयोग में लेने लग गए इन संसाधनों को कि अब समस्या हो गई है, समस्या का विषय हो गया कि कहीं ये प्राकृतिक संसाधन एक ना एक दिन खत्म ना हो जाए। तो देखिए इसमें आता है न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध, न्याय संगत और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती है। कहने का मतलब है कि अगर उसको उनका उपयोग आप अच्छे ढंग से करें, तरीके से करें और सीमित तरीके से करें, तरीके में भी कि हमें जरूरत है उतना ही हम उपयोग करें। ये नहीं कि पहले जो है पानी चाहिए हमको 1 बोतल और हम भर के रख लेंगे 1 टंकी कि भाई आगे क्या पता आएगा या नहीं आएगा। तो वो होता है दूसरे आदमी को भी नहीं मिल पाता और हम खुद भी उसको काम में नहीं ले पाते। अब आता है संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। मतलब संपदाओं या संसाधनों का जो भी हमारे पास में उपयोग में लेने की वस्तुएं हैं, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, उन्हें हम योजनाबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से उनको अगर उपयोग में लेंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। पहला आता है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है उपयोग उतना ही किया जाए जितना आपको जरूरत है,
बाकी अगर जरूरत नहीं है तो फालतू उसका उपयोग नहीं करें और उनकी रक्षा करें, उन्हें हम बचाएं। उनके उपयोग में कंजूसी की जाए, कमी की जाए उपयोग में, कि अगर आपको जरूरत है तो भी उसमें से कम ले आप, तो भी हम उनको बचा सकते हैं। उनकी आवश्यकता के बावजूद उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए, कि हमें उसकी आवश्यकता है फिर भी हम उसको भविष्य के लिए बचा कर रख रहे हैं, उसकी सेविंग कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से उसका बचत करने का तरीका है। वरना संरक्षण से हमारा तात्पर्य है कि संसाधनों का अधिकाधिक समय तक अधिकाधिक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण उपयोग हो। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में भी उसका उपयोग होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग करे। ये नहीं कि हम ही उपयोग करके और बोले हमारे काम में आ गया, हम जीवित हैं, हम मर जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे वाले आगे की सोचें। ऐसा कभी नहीं होता। अगर घर में हम 5 मेंबर हैं, 5 जने अगर घर में और खाना बना 5 का, तो मान लो एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों का खाना खा लिया, वो सोचा अरे आगे देखेंगे, अभी तक तो वो आया नहीं, आएगा जब सोचेंगे बना लेंगे, तो ये गलत बात होती है। अगर 5 मेंबर का खाना बनाए तो 5 मेंबर के हिसाब से ही उसको खाना चाहिए, आगे वाले की भी सोचनी चाहिए। ऐसा कुछ इसने यहाँ बताया है। तो देखिए संरक्षण की आवश्यकता कैसे पड़ी, इन संसाधनों के संरक्षण की। संरक्षण का मतलब होता है कि इनको बचाना, इनकी देखभाल करना। क्या उसकी प्रोसेस होती है? संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता आ रहा है। खाद्यान्नों की और अन्य पदार्थों की पूर्ति के लिए उसने भूमि को जोता है और सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए उसने वन्य पदार्थों एवं खनिजों का शोषण और उपयोग किया है। कहने का मतलब है कि मानव एक ऐसी प्रजाति है जिसने प्रकृति में किसी भी चीज को ऐसा नहीं छोड़ा कि भाई उसने छुआ नहीं हो। हर वस्तु, हर चीज को प्रकृति में उसने काम में लिया है और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम में लिया है। तो खनिजों का शोषण और उपयोग किया जाता है इसमें। तो देखिए सिंचाई और शक्ति के विकास के लिए उसने वन्य पदार्थों एवं खनिजों का शोषण और उपयोग किया है। जो भी खनिज पदार्थ हमारी जमीन में से निकलते हैं वो उसने उनको उपयोग में लिया है अपनी आवश्यकताओं के लिए मात्र। पिछली 2 शताब्दियों में जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि तीव्र गति से हुई है। विश्व की जनसंख्या आज से 200 वर्ष पूर्व जहां 2.25 अरब थी, वहां अब 5.25 अरब पहुंच चुकी है। कहने का मतलब कि कहाँ तो 2.25 अरब ही विश्व में व्यक्ति थे, अब हो गए वो 5.25 अरब, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई। हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत कई गुना बढ़ गई है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत और विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं। कहने का मतलब है देखो कुल मिला के बात यह है कि आप जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन कर रहे हैं। और ये काम जब आप कर रहे हो, ये काम आप जब कर रहे हो तो इस शब्द का उपयोग आता है कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, आप तो सोच रहे हो कि जो चीज हमारे हाथ में है उसी को काम में ले लें। तो आप दूसरे आगे वालों को नहीं सोच रहे हो कि अगर पानी को अपन उपयोग ढंग से नहीं करेंगे तो आने वालों के लिए पानी नहीं बचेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, खनिज वगैरह पदार्थ जो है, जो भी सब चीज है, सबको आप अच्छे से काम में ले रहे हो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो संरक्षण का, बचाव का मतलब होता है कि उनको संरक्षित करना, कि उनको अच्छे से काम में लेना, उनका बचाव करना। इसीलिए उसकी आवश्यकता पड़ी कि उनका जो है तीव्र गति से दोहन हो रहा है सभी चीजों का। तो देखिए अगला टॉपिक आता है कि संसाधनों के संरक्षण के उपाय, कैसे हम उसको बचा सकते हैं।
इसके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, देखो संसाधनों के संरक्षण के उपाय। अब देखिए उपाय में तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको बचाओगे। तो बचाने का मतलब तो यही है कि आवश्यकता अनुसार उसको काम में लिया जाए। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। सुनियोजित का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से आप उसका एक मतलब परफॉर्मा बनाइए, चार्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए कि हमें इस चीज को इस तरीके से काम में लेना है। ये नहीं कि पेट्रोल को काम में ले रहे हो और घूम रहे हो इधर उधर, ठीक है, तो पेट्रोल फालतू आपका काम आ रहा है, कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो वहां पर उसकी आप बचत कर सकते हो। तो देखिए इसमें आगे क्या लिख रखा है, इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए तथा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्परावलंबी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं। परस्परावलंबी और परस्पर प्रभावोत्पादक कहने का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के काम में आने वाले और हमें प्रभावित करने वाले होते हैं। तो इसलिए आपको उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट में क्या बनाना होगा कि कौन से जो है हमारे काम में आने वाले हैं, कौन से हमारे काम कम आते हैं, कौन से हमारे काम ज़्यादा आते हैं। इस तरीके की कुछ आपको 2-3 चार्ट उसमें बनाने होंगे, और वो भी कहाँ के, देश या प्रदेश के। अतः एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। अगर उसमें से एक भी खत्म हो गया तो पूरा आर्थिक चक्र जो होता है वो रुक जाएगा। आज मुझे एक चीज बताइए, पेट्रोल अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल खत्म हो गया तो पूरी दुनिया के काम रुक गए, मान लेना, ठीक है। तो पूरे आर्थिक चक्र पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा, सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे, इधर उधर जाने का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। हमें इनका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा संसाधन कि आपको पता है कि ये आगे जाकर भविष्य में खत्म होने वाला है, तो उसको हम उसी प्रकार से काम में लें, उसका दोहन नहीं करें, उसको फालतू वेस्ट नहीं करें। तो देखिए आगे इसमें सीमित परिभाग वाली संपदा कोयला पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करना श्रेयस्कर है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है। कि आप जो है संसाधनों के संरक्षण के लिए आप गवर्नमेंट से भी जो है मदद ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। उसके लिए सरकारी स्तर पर भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी जो है एनजीओ वगैरह काम करती है, और गैर सरकारी स्तर पर भी आप उनको ले सकते हैं, प्राइवेट भी जो है काम करते हैं। तो इस तरीके से आप उनका बचाव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन। वन संरक्षण, ये चीज आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि वनों को कैसे बचाया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन। तो देखिए इसमें मैं ज्यादा डिटेल आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वन संरक्षण का मतलब होता है वनों को बचाना, और प्रबंधन का मतलब होता है उनकी सुरक्षा करना या देख रेख करना, देखभाल करना, ठीक है। तो देखिए इसमें वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन के विकास की क्रिया युगों से चलती आई है। कहने का मतलब है वन नहीं होंगे तो जीवन भी संभव नहीं होता, और प्राणियों तथा पौधों की लाखों जातियों की उत्पत्ति हुई है। वन बरसात तथा उसमें पानी के संरक्षण हेतु अलवणीय जल के स्रोतों तथा नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रक होने के साथ साथ जलवायु के लिए वायुमंडल को आर्द्रता की भी पूर्ति करते हैं। कहने का मतलब है वन जो होते हैं वो आर्द्रता की पूर्ति करते हैं, और नदी जो होती है, नदी झरने वगैरह उनके लिए भी लाभदायक होते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा अपनी पृथ्वी पर वन होंगे यानी पेड़ पौधे होंगे तो जल की मात्रा भी आपकी पृथ्वी पर उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज फैक्ट है, आप कभी पूछ के देखना, टेस्ट करके देखना कि जहां पर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती है, जिस गांव में या जिस शहर में, जिस जगह पर, वहां पर आपको पानी जो है ज्यादा गहरा नहीं मिलेगा। मतलब ज्यादा गहराई पे आपको जैसे बोरिंग वगैरह करवाते हैं तो वो पानी जो है कम गहराई पे आपको मिल जाता है। तो जल की मात्रा जो है वनों से बढ़ती है।
वन न केवल जल तथा वायु के कारणों से होने वाले कटाव से उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करते हैं, बल्कि वे सक्रिय अजैव चट्टानों से उर्वरा मिट्टी की रचना करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कहने का मतलब कि वनों की वजह से जो है मिट्टी का कटाव नहीं होता, क्योंकि वन जो होते हैं पेड़ पौधों के होते हैं, और पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है मिट्टी को बांधे रखती है मजबूती से, इसलिए वो मिट्टी वहां से अगर ज्यादा जल भराव हो जाए या स्पीड से पानी आता है तो वो मिट्टी को कटने नहीं देते। वन पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्राकृतिक संतुलन को कायम रखने में सहायक होते हैं। वनों के बिना स्वच्छ पर्यावरण संभव नहीं है। अगर आप आज बात करें कि हमको शुद्ध वायु चाहिए तो उसके लिए पेड़ भी होने चाहिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो आपको शुद्ध वायु भी प्राप्त नहीं होती, और शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होगी तो आपका वातावरण जो होगा, आसपास का एनवायरनमेंट जो होगा वो अशुद्ध हो जाएगा, और हम श्वसन की प्रक्रिया भी वहाँ अच्छे से नहीं कर सकते। तो पिछले कुछ वर्षों में लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार इनके दामों में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए लकड़ी का व्यापार इतना अधिक बढ़ गया है कि दुनिया भर में जंगलों को खतरा उत्पन्न हो गया है। अब देखिए, पहले आपने एक शब्द पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी तो आपको मकान बनाने होंगे बहुत सारे रहने के लिए, और मकान बनाने होंगे तो आपको उसमें फर्नीचर करवाना होगा। फर्नीचर या फिर कई जगह तो जैसे लकड़ी के ही मकान तैयार किए जाते हैं, तो उसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो वनों की जो लकड़ी होती है उसको काट के उसका दोहन किया जा रहा है, इसलिए जंगलों को जो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। जहाँ कहीं पानी बरसात है, पेड़ों के अभाव में उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। पेड़ों की कटाई का असर पहाड़ों पर भी होने के कारण पानी बरसने पर वहां से मिट्टी बहकर नदियों में आ जाती है। फलस्वरूप नदियां इतनी उथली हो गई है कि थोड़ा सा जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ आ जाती है। कहने का मतलब है कि मान लो पहले नदी की गहराई ये थी, यहाँ बहती थी नदी, अब जो है मिट्टी बह बह के और वो मिट्टी जो है इतनी ऊंची हो गई, तो अब नदी बहेगी यहाँ, और यहाँ नदी बहेगी तो ये इतना पानी कहाँ जाएगा? तो इतना पानी इसके ऊपर भरेगा, फिर यहाँ, और ऊपर भरेगा तो बाढ़ आएगी। मैं समझाना चाहता हूँ कि वो मिट्टी जो है बहकर, क्योंकि वन नहीं होंगे तो जल का कटाव होगा, जल आएगा तो मिट्टी का कटाव होगा, और मिट्टी बह के नदियों के मिट्टी के ऊपर आके परत जमा लेगी, और वो जो है जैसे जल स्तर बढ़ेगा तो हमारे बाढ़ जो होती है, बाढ़ की संभावना बन जाती है। आगे देखिए, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए जंगलों के विनाश के बावजूद भारत में लगभग 15,000 स्पीशीज के पुष्पीय पौधे एवं इससे दुगनी स्पीशीज शेष वनस्पति समूह की पाई जाती है। मतलब 15,000 वनस्पति यानी पेड़ पौधे, 15,000 के समथिंग पेड़ पौधे फूल वाले होते हैं। पुष्पीय का मतलब फूल वाले, जिनमें फूल आते हैं। और उसके अलावा इससे दुगने का मतलब हो 30,000 पेड़ पौधे स्पीशीज जो जाती है वो अलग प्रकार के पौधों की पाई जाती है। पौधों की कुल उपलब्ध जातियों में से 15% आर्थिक महत्व की है, मतलब व्यापारिक तौर पर या आर्थिक तौर पर हमें फायदा देती है 15%। भारतीय वन लगभग 8 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन का मतलब होता है कि वहां पर थोड़ी गर्मी रहती है, ठीक है, तो उनको उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। वैसे आपने एसएसटी में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की एक विशेषता यह है कि इसमें जैव विविधता अत्यधिक होती है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? जैव विविधता अत्यधिक होने का मतलब हुआ कि वहां पर बहुत सारी पेड़ पौधों की जातियां मिलेगी आपको, पेड़ पौधों की जातियां आगे तो बहुत सारी पेड़ पौधों की जातियां मिलेंगी। तो देखिए उसमें क्या होता है, वनोपज के रूप में इनसे 35 लाख घन मीटर टिम्बर, 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी एवं असंख्य प्रकार के उत्पाद जैसे बांस, होल्तियां, गोंद, रेजिन, रबड़, सुगंधित तेल, तेल बीज एवं अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए ये टिम्बर जो होता है, ये एक पदार्थ है जो कि काम में आता है, जैसे फर्नीचर वगैरह करते हैं तो इनमें काम में आता है। लकड़ी का ही एक रूप होता है ये। और
आगे देखिए जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी का मतलब होता है कि जिसको आप काम में लेते हो ईंधन के रूप में जलाने के लिए। बांस, औषधियाँ, औषधियों का मतलब दवाई। गोंद, रेजिन, गोंद और रेजिन एक ही प्रकार के उत्पाद है लगभग मिलते हुए। रबड़, सुगंधित तेल और तेल बीज। तेल के बीज और सुगंधित तेल का मतलब होता है कि खुशबू वाला तेल। डायरेक्ट भी आपको एक ऐसा तेल मिलेगा पेड़ पौधों से कि जिसमें प्राकृतिक खुशबू होती है, मिलाने की जरूरत नहीं होती उसमें। वनों की रक्षा आज की प्राथमिकता है। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े बतलाते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल कम होते जा रहे हैं। हेक्टेयर में अगर बात करें, मापन करें उनका, तो 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगलों में क्या हो रही है, हर वर्ष कमी हो रही है। इसका मतलब समझ जाइए आप कि आने वाले समय में अपने पास में जंगलों की संख्या बिल्कुल क्या हो जाएगी, नील बटे नील। और जहाँ पर जंगल खत्म होने लगे तो हमारी मानव जाति का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। विभिन्न निर्माण कार्यों, कारखानों, पशुपालन आदि के लिए विश्व भर में वन काटे जा रहे हैं। आरंभ में जहां पृथ्वी के लगभग 70% भूभाग पर वन थे, वहां आज मात्र 16 से 17% भाग वनों से आच्छादित। अब सोच लो आप, अब सोच के देखो इस चीज को। पहले 70% भूभाग पर वन थे, 70% भूभाग पर वन थे, अब रह गए 16 से 17%। तो खुद आप इसका अंदाजा लगा के देख सकते हैं, आइडिया लगा के देख सकते हैं कि क्या हुआ ये। और आने वाले समय में ये 16 से 17 भी खत्म है। वन उन्मूलन का एक कारण झूम खेती को भी माना जाता है। इस प्रकार की खेती में किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पति को जलाकर राख कर दी जाती है, जिसमें वहां की भूमि की उर्वरता में वृद्धि होने से 2-3 वर्ष अच्छी फसल ली जाती है। देखिए, जैसे मान लो कहीं पर वन क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में लगा दी आग, और पेड़ पौधों में लगा दी आग तो वो जलेंगे और जल के उनकी बन जाएगी राख। अब आपको पता है पेड़ पौधों के अंदर कार्बन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है उनके अंदर, और बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं। वो राख के साथ में उस मिट्टी में मिल जाएंगे, जिससे 2-3 वर्षों तक उस मिट्टी की उपजाऊपन की जो क्षमता होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। पर ये कोई उपाय नहीं है, ये गलत है, वन खत्म हो जाते हैं इससे, ठीक है। इसको आप कहते हो झूम खेती। उर्वरता कम होने पर अन्य क्षेत्र में यही विधि अपनाई जाती है। हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा तथा आसाम में आदिवासी इसे अपनाते हैं। आदिवासी आज भी आदिवासी है। तो आज आपका तो जो है कल्चर बहुत अच्छा हो गया, खान पान, रहने का तरीका, पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, बोलचाल, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है हमारा। पर आदिवासी लोग जो होते हैं उनको अगर आप आज भी देखोगे तो वो बहुत पिछड़े हुए होते हैं। ना उन्हें रहने का तरीका होता है, ना उन्हें बोलने का तरीका होता है, ना कोई एजुकेशन होती है उनकी अच्छी, तो वो पिछड़े में आते हैं। वन उन्मूलन के दुष्प्रभावों में प्राकृतिक संसाधनों का मृदा अपरदन, वन्य जीवन का विनाश। आप अगर वनों को काटोगे तो मृदा अपरदन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है बारिश वाले मौसम में। वन्य जीवन का विनाश यानी वन खत्म हो जाएंगे। जलवायु में परिवर्तन, जलवायु अच्छी नहीं होगी क्योंकि वन नहीं होंगे तो जलवायु में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। मान लो कहीं पर वन है और वनों की वजह से वहाँ पर क्या है, ठंडक है, और वन नहीं होंगे तो वहाँ हवा नहीं होगी, और हवा नहीं होगी तो वहाँ पर ठंडक भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो जलवायु में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है वनों की वजह से। मरुस्थलीकरण का मतलब हो गया कि वन कट जाएंगे तो वहाँ पर आपको खाली जो है खेत दिखेंगे और मरुस्थलीकरण हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, वहाँ प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि रिसाइकिल नहीं होगी वायु की, जो शुद्ध वायु होगी वो आपको नहीं मिल पाएगी। अब आता है कि वनों के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, कैसे आप उनको बचा सकते हैं। तो वनों की पोषणीय सीमा तक की कटाई की जानी चाहिए। काटने व वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए कि अगर आप 10 पेड़ काट रहे हो तो 10 ही लगाओ, तब जाके तो फायदा है आपको कि हाँ भाई आप जो है ले रहे हो वो वापस दे भी रहे हो, नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक दिन वन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि 70% में से 16 से 17% रह गए हैं। वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। इस हेतु
शिक्षण गृह तथा अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले जंगल में आग लग गई थी, इधर विदेश में कहीं पे, पता नहीं कौन सी जगह थी, वहां पर पूरा जंगल जो है जल के खाक हो गया, बिल्कुल राख हो गया और कोई उसे बचा नहीं सका। तो उसके लिए भी आपको प्रबंधन करना चाहिए। वनों के लिए वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर तथा रोगग्रस्त वृक्ष को हटाकर रक्षा की जानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि रोग लग रहा है किसी पेड़ में तो उसमें दवाई डालनी चाहिए, आपको दवाई लगानी चाहिए। विविधतापूर्ण वनों को एकरूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मतलब कि जहां पर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं उस वन से ज्यादा आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जिस वन में हैं उसको आपको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि उनसे ही जैव विविधता का विकास होता है। जैसे कि आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि झूम खेती जो है हमारे लिए नुकसानदायक है, बिल्कुल नुकसानदायक है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आज आप हजारों पेड़ों को जला के और वहां पर 3 साल खेती कर लेंगे तो वो 3 साल ही आपके काम आएगी। 3 साल के बाद में ना तो आपको पेड़ दोबारा मिलने वाले और ना वो खेती आपकी दोबारा होगी, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं होता। बांधों एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बनाते समय निम्न संसाधन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। वन संसाधनों के संरक्षण का, कि अगर बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास कर रहे हो, कि कोई पुलिया बना रहे हो या फिर कोई कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वहां से बांधों का ध्यान रखना चाहिए, वनों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बांध बनाने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। तो वनों की कटाई करना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप उसके अलावा कोई दूसरी भूमि का भी उस चीज में उपयोग कर सकते हैं। वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत की जाए, आंदोलन किया जाए। तो आप भी चिपको आंदोलन कीजिए आगे जाके। शांति घाटी क्षेत्र आदि इसी जागरूकता के परिणाम है। चिपको आंदोलन हुआ था, याद है आपको, 8वीं में पढ़ा था आपने चिपको आंदोलन, और भी पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में शायद आएगा। तो चिपको आंदोलन में पेड़ों के जाके चिपक गए थे वो, कि बोला काटोगे तो पहले हमको काटोगे, पेड़ों को नहीं काटोगे। तो ये भी एक अच्छा इसका जो है सोशल एक्सपेरिमेंट था, पर एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना श्रेष्ठ है, कि मतलब कि सामाजिक तौर पर सोशल तौर पर आप संदेश दीजिए कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, समझाइए जो पेड़ों को काटते हैं उनको जाके रोकिए। तो ये काम भी अच्छे हैं। वन संरक्षण के नियमों व कानूनों की कड़ाई से अनुपालना होनी चाहिए, मतलब कि इनके लिए नियम बनने चाहिए कि अगर कोई भी वनों को काटेगा तो उसको जेल होगी, या फिर जो भी XYZ है सरकार द्वारा नियम बनाए जाने चाहिए। अगला टॉपिक आता है सामाजिक वानिकी, जो अभी आपके शब्द आया था, क्या है देखो ये। देश में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर से अधिक अवक्रमित भूमि पर प्रतिवर्ष वन रोपण की आवश्यकता है ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाया जा सके। ये कह रहे हैं कि आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आवश्यकता है पेड़ पौधे लगाने की, तो आपको सामाजिक तौर पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए समाज को। अब देखिए पेड़ पौधे कोई जानवर तो लगाने के लिए आएगा नहीं, मनुष्य ही ये काम कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो सामाजिक वानिकी के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। इससे न केवल वन क्षेत्र में वृद्धि होगी वरना बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। तो देखिए पेड़ पौधे अगर आप लगाओगे तो रोजगार भी किसी न किसी को मिलेगा, उनकी देखभाल करने के लिए या वन कर्मी लगाने पड़ेंगे आपको, कि हाँ भाई आपको इनकी पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, समय से इनमें पानी देना है, खाद की पूर्ति करनी है। कोई आपको जो है इन पेड़ पौधों को काटने के लिए आए, तोड़ने के लिए आए, कुछ भी करने के लिए आए, तो आपको उसको मना करना है। तो रोजगार के अवसर भी उसमें बढ़ने के चांस होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सामाजिक वानिकी को अपनाने के सुझाव दिए थे, ताकि वनों के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी व गौण वन उत्पादन प्राप्त हो सके। पहले क्या सिस्टम था कि पहले जो है पेड़ सूखते थे तो उनकी लकड़ियां जो है उठा के ले आते थे, सूखी हुई लकड़ियां जो गिर जाती थी टूट के, और उनको ईंधन के रूप में काम में लेते थे चूल्हे जलाने के लिए। आजकल भाई साहब क्या सिस्टम हो गया कि मेरा मकान बन रहा है 2 करोड़ रुपए का, तो 4 करोड़ का उसमें फर्नीचर होना चाहिए। बगल वाले ने कैसे बना लिया 10 करोड़ रुपए का, तो मेरा 15 करोड़ का होना चाहिए। और वो जो होड़ होती है वो आपके वनों का विनाश करती है, जलवायु खत्म हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ढंग से,
पर्यावरण प्रदूषित हो गया और उसके सामने वाले के अहंकार उतर जाता है, वो पैसा खर्च करता है, फालतू कोई मतलब नहीं है, रहने वही 4 आदमी है घर में। तो ये चीज जो है लोग बाग समझते नहीं है। इसे लोगों के लिए लोगों द्वारा कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त हुई कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया काम, कि लोगों का मतलब वो खुद कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं और खुद के द्वारा ही कर रहे हैं, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है किसी का। जो समाज में रहता है, सामाजिक आदमी होना चाहिए, वो उसको फालतू इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने पर्यावरण को बचाने का काम कीजिए, ना कि उसको बिगाड़ने का। तो सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक, कृषि वानिकी, वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण करना और ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। कहने का मतलब हो गया कि कुल मिला के बाद ये इन तीनों का निचोड़ ये है कि आपको जो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। आज मैं कह रहा हूँ, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लोग बाग कि नहीं हम तो है ना जो हमारे जन्मदिन पे 1 पेड़ लगाएंगे और 10 पेड़ लगाएंगे, पर लगाने के बाद में भूल जाते हैं कि पेड़ भी लगाया या नहीं लगाया, ना उनकी देखभाल करते, बस लगा के उसको और छोड़ देते हैं। तो ऐसा काम आप मत कीजिए कि लगा भी रहे हो और फिर उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। तो कुल मिला के मैं एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, इतना सारा आपने पढ़ा, इसका मतलब ये है कि आपको प्राकृतिक संसाधनों को तरीके से काम में लेना चाहिए और अधिक से अधिक जो है आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप एक पेड़ लगाते हो और वो बड़ा होता है तो देखना आपको कितनी खुशी होगी उसको देख के। आगे देखेंगे अपन, अगला जो टॉपिक है वो पार्ट 3 में।